आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम देख रहे हैं इस समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र 2019 का ये पेपर है। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 6/11/2020 को। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का स्टैंडर्ड है इस प्रश्न पत्र में। कुल 100 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। हम लोगों ने 33 प्रश्न तक कल कर लिए थे। अब उससे आगे का 34वें प्रश्न से हम इस भाग में देखेंगे। लेकिन प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न पत्र करवाए जा रहे हैं सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप एक साथ सभी प्रश्नों को, सभी पेपर्स को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 34वां प्रश्न है। व का उच्चारण स्थान है ए ओष्ठ, बी दंत, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। देखिए व्याकरण से भी प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसका उत्तर होगा सी। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ओष्ठ का उच्चारण स्थान के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म वर्ण आते हैं तथा दंत उच्चारण स्थान के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, स, ल वर्ण आते हैं एवं कंठोष्ठ उच्चारण के स्थान पर ओ, औ वर्ण आते हैं। निम्नलिखित में अल्प प्राण ध्वनियां हैं। ज, ड, बी है ख, ध, सी है फ, भ और डी है ह, ठ, ह। इसका उत्तर होगा ए। ज, ड ध्वनियां अल्प प्राण हैं। ख, ध, फ, भ, ठ, ह ध्वनियां महाप्राण हैं। तो देखिए 135 अल्प प्राण होता है और 24 महाप्राण होता है। 135 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण वर्ण होता है हर वर्ग का। 36वां प्रश्न है। व्यंजन वर्गीकरण विषयक कौन सा कथन गलत है। ला पा शर्विक ध्वनि है, बी है ढ उच्छिप्त ध्वनि है, सी है म अनुनासिक ध्वनि है, डी है र लोड़ित ध्वनि है। इसका उत्तर होगा डी। व्यंजन वर्गीकरण विषयक र लोड़ित ध्वनि है। यह कथन गलत है, बल्कि र लुंठित ध्वनि है। ला पा शर्विक ध्वनि है, ढ उच्छिप्त ध्वनि है तथा म अनुनासिक ध्वनि है। पंचमाक्षर के अंतर्गत आने वाले वर्ण अनुनासिक होते हैं, जो इस प्रकार हैं अंगा, इया, अड़, न और म। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। 37वां प्रश्न है। निम्न शब्दों में से किस शब्द में अर्थ विस्तार न होकर अर्थ संकोच हुआ है। ए प्रवीण, बी तैल, सी मंदिर, डी महाराज। इसका आंसर है सी। मंदिर शब्द में अर्थ विस्तार न होकर अर्थ संकोच हुआ है। 38वां प्रश्न। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ए विचार और वितर्क, बी कुटज, सी कल्पलता, डी रसाखेटक। इसका उत्तर होगा डी। रसाखेटक निबंध संग्रह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, बल्कि यह निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय का है। इनके अन्य निबंध हैं प्रिया नीलकंठी, विषाद योग, किरात नदी में चंद्रमधु, गंधमादन, मन पवन की नौका, महाकवि की तर्जनी, निषाद योग इत्यादि। कुटज, कल्पलता, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। 39वां प्रश्न। इन मुस्लिम कवियों में से किस कवि ने श्री कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं। ए कुतुबन, बी मंजन, सी रहीम, डी मलिक मोहम्मद जायसी। इसका उत्तर होगा सी। मुस्लिम कवियों में से रहीम ने श्री कृष्ण परक रचनाएं लिखी हैं। मदनाष्टक रचना इसी के अंतर्गत आती है, जिसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। यह रचना खड़ी बोली में तथा छंद संख्या 8 है। कुतुबन ने मृगावती तथा मंजन ने मधुमालती एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य लिखा है। ये सभी सूफी कवि हैं। 40वां प्रश्न। किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी और डी है डॉक्टर नागेंद्र। इसका उत्तर होगा बी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। 41वां प्रश्न है, यह नाटक वस्तुतः महेंद्रनाथ के जीवन की प्रतिच्छाया ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा है और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतस चेतना में गहरे तक बस गया। यह कथन किस नाटक का है? ए अंधा युग, बी सिंदूर की होली, सी बकरी और डी आधे अधूरे। इसका उत्तर होगा डी, यह नाटक वस्तुतः महेंद्रनाथ के जीवन की प्रतिच्छाया ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा है और निरर्थक होने का एहसास उसकी अंतश्चेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन नाटक आधे अधूरे का है। यह नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है और बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तमस उपन्यास में अंधेरा प्रतीक है। ए अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग, सांप्रदायिक विभीषिका का। बी रात्रि के अंधकार में दुखद जीवन का। सी स्वतंत्रता पूर्व मानव की कुत्सित और स्वार्थी प्रवृत्ति का। और डी अंग्रेजों के विष भरी कूटनीति का। इसका उत्तर होगा ए, तमस उपन्यास में अंधेरा का प्रतीक अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभीषिका है। यह भीष्म शाहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। शेष विकल्प असंगत हैं। 43वां प्रश्न है, निम्न कथन किस उपन्यास का अंश है? सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। टोपी शुक्ला, तमस, महिला आंचल, गोदान। इसका उत्तर होगा बी, सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। यह कथन तमस उपन्यास का अंश है। इसके लेखक भीष्म शाहनी हैं। इनके अन्य उपन्यास है झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैया दान की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इत्यादि। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का तथा महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का एवं गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। 44वां प्रश्न है, मैथिली सरल गुप्त द्वारा लिखित छायावादी शैली की कविताएं किस रचना में संकलित हैं? ए झंकार, बी सिद्धराज, सी अनग, डी भारत भारती। इसका उत्तर होगा ए, मैथिली सरल गुप्त द्वारा लिखित छायावादी शैली की कविताएं झंकार रचना में संकलित हैं। से सभी रचनाएं मैथिली सरल गुप्त की हैं। अनग इनका नाटक तथा सिद्धराज भारत भारती काव्य ग्रंथ है। 45वां प्रश्न, अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था? आशंका के दीप, अंधेरे में, बी संभावना के दीप, सी आशंका के खंडहर, डी नदी के दीप। इसका उत्तर होगा ए, अंधेरे में रचना का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। यह रचना मुक्तिबोध की कविता है। इनकी अन्य कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, चांद का मुंह टेढ़ा। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। 46वां प्रश्न, प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? ए शिखर पुरुष, बी रोज नामचा, सी चिट्ठी रस, डी काशी के नाम। इसका उत्तर होगा डी, प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह काशी के नाम से प्रकाशित हुआ। नामवर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथ दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, कहानी, नई कहानी, इतिहास और आलोचना इत्यादि हैं। 47वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किस रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? महिला आंचल, तीसरी कसम, कितनी चौराहे या परती परिकथा। ये तारांकित प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु को महिला आंचल नामक रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही होगा। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। 48वां प्रश्न है, इसमें फूल भी है, शूल भी है, गुलाब भी है, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन किसका है? ए मुंशी प्रेमचंद का, बी वृंदावन लाल वर्मा का, सी श्रीलाल शुक्ल का, डी फणीश्वर नाथ रेणु का। इसका उत्तर होगा डी, इसमें फूल भी है, शूल भी है, गुलाब भी है, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी है,
मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु का है। इनकी रचनाएं हैं मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। प्रेमचंद की रचनाएं हैं देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, प्रेम की वेदी। श्रीलाल शुक्ल की रचना है सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत इत्यादि। 49वां प्रश्न, इनमें से किनकी बानियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संध्या भाषा कहा गया? ए संत, बी सूफी, सी सिद्ध, डी नाथ। इसका उत्तर होगा सी सिद्ध बानियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि वह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 50वां प्रश्न, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज राउस में निखर कर आया है। राउस हो गया है, मेरे ख्याल से ये रासो होना चाहिए। यह कथन किस समीक्षक का है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका उत्तर होगा डी, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज राउस में निखर कर आया है। यह कथन प्रख्यात समीक्षक रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें 69 सर्ग या समय है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र, बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख की संवाद के रूप में रचित माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 91वां प्रश्न, कश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूल में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न, आह वही जो मेरे इस जीवन का पाथेय रहा। यह कथन किसका है? ए कुमार गुप्त का, बी मातृगुप्त का, सी स्कंद गुप्त का, डी बंधु वर्मा का। इसका उत्तर होगा बी, कश्मीर जन्मभूमि, जिसकी धूल में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया। एक मनोहर स्वप्न, आह वही जो मेरे इस जीवन का पाथेय रहा। यह कथन प्रसाद के स्कंद गुप्त नाटक 1928 नाटक के चर्चित पात्र मातृगुप्त का है। स्कंद गुप्त 1928 में नाटक में कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र कुमार गुप्त, मातृगुप्त, स्कंदगुप्त, बंधु वर्मा, पृथ्वीसेन, भट्टार्क, महादंड नायक, पुरुगुप्त इत्यादि हैं। प्रमुख स्त्री पात्र हैं इसके अनंत देवी, देवकी, देवसेना, विजया, कमला, रामा इत्यादि। 52वां प्रश्न है, भक्ति काल निर्गुण संत कवियों की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसे चुनिए। ए है कबीर, दादू, मलुकदास, बी है धन्ना, दादू, पीपा, सी है रैदास, सुंदरदास, अनंतदास, डी है मलुकदास, परमानंदास, धन्ना। इसका उत्तर होगा डी, भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों में कबीर, दादू, मलुकदास, धन्ना, पीपा, रैदास, सुंदरदास, अनंतनाथ दास, जम्बनाथ, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, बाबालाल इत्यादि आते हैं। जबकि परमानंद दास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछापी कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टछाप की 1565 ईस्वी में आचार्य विठलनाथ ने किया था अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप में 8 कवियों का वर्णन है जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास,
कुसूपक्रिय इसका ट्रिक है, तथा विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास तथा नंददास, छी गोचन इसकी ट्रिक है। सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। बी, सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सी, सूफी परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। डी, सूफी कवियों के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। इसका उत्तर होगा बी, सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सूफी कवियों के संबंध में कथन गलत है। शेष कथन सही है, जिनका विवरण निम्न है। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। बी, सूफी परंपरा के काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। सूफी कवियों के काव्य ग्रंथों में प्रेम तत्व की प्रधानता है। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। 54वां प्रश्न, पुष्टि मारक को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु से शोकार्त होकर किसने यह कथन किया? ए, वल्लभाचार्य ने। बी, गोविंद स्वामी ने। सी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। डी, चतुर्भुजदास ने। इसका उत्तर होगा सी, पुष्टि मारक को जहाज जात है, जाको कछु लेना होए सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु से शोकार्त होकर यह कथन गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कहा। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास हैं, तथा विट्ठलनाथ के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास हैं। 55वां प्रश्न, सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्य शास्त्रीय रचना है? ए, बाबू गुलाब राय। बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी है रामविलास शर्मा। इसका उत्तर होगा ए, सिद्धांत और अध्ययन काव्य शास्त्रीय रचना बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय की अन्य रचनाएं हैं निबंध ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरे मकान मेरी असफलताएं, मेरे मकान मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, प्रीति भोज, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, अध्ययन और आस्वाद। आलोचना है इनके नवरस, सिद्धांत और अध्ययन। काव्य के रूप हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रगति और परंपरा, प्रेमचंद साहित्य और संस्कृति, निराला की साहित्य साधना 3 भाग में, और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भाषा और समाज। 56वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मातृस्वसा, सुघट, हिंगू, मजीठ। इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त विकल्पों में मजीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द मज्जिष्ठ होगा, जबकि मातृस्वसा, सुघट, हिंगू तत्सम शब्द हैं। इनका तद्भव शब्द क्रमशः मौसी, मातृस्वसा यानी मौसी, सुघट यानी सुघड़ तथा हिंगू का हींग शब्द होगा। 57वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अखरोट, कंगन, लोचन या ईख। इसका उत्तर होगा सी, उपर्युक्त विकल्पों में लोचन तत्सम शब्द है, जबकि अखरोट, कंगन, ईख तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम शब्द होंगे क्रमशः अखरोट का अछोट, कंगन का कंकड़ और ईख का इच्छु शब्द होगा। 58वां प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में कथन किसका है? ए, जयशंकर प्रसाद। बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है डॉक्टर नागेंद्र। इसका उत्तर है बी, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संबंध में यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को
आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। 59वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखन की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डी है हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु। इसका उत्तर होगा डी। हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखन की दृष्टि से हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु युग्म गलत है, जबकि मिश्र बंधु का ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में है। शेष विकल्प के युग्म सही है जो निम्नवत हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 60वां प्रश्न है, इनमें से एक समालोचक शुक्ल परंपरा से हटकर हैं, उन्हें चुनिए। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर बाबू गुलाब राय और डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये प्रश्न तारांकित प्रश्न किया गया है। उपर्युक्त प्रश्न में दिया गया है कि इनमें से एक समालोचक शुक्ल परंपरा से हटकर हैं, उन्हें चुनिए। अतः विकल्प में 3 विकल्प शुक्ल परंपरा से हटकर हैं और विकल्प सी बाबू गुलाब राय जो कि शुक्ल परंपरा के समालोचक हैं। अन्य असमालोचक और परंपरा निम्नवत हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी शुक्लोत्तर युग के हैं। और डॉक्टर नामवर सिंह ये मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। 61वां प्रश्न है, कवि घनानंद को किस मुगल बादशाह ने देश से निकाल दिया था? ए अकबर, बी मोहम्मद शाह रंगीले, सी औरंगजेब, डी बाबर ने। इसका उत्तर होगा बी। कवि घनानंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले ने देश से निकाल दिया था। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनकी प्रेयसी का नाम गणिका सुजान था। घनानंद का जन्म स्थान बुलंदशहर है और मृत्यु स्थान वृंदावन है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोक सार, कृपा कंद, रसकेली वल्ली और यमुना यश। 62वां प्रश्न है, यात्रावृत्त और यात्रावृत्त लेखक की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? ए है ज्योतिपुंज हिमालय डॉक्टर विष्णु प्रभाकर। बी है अरे यायावर रहेगा याद डॉक्टर रघुवंश। सी है बद्रीनाथ की ओर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। डी है आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। इसका उत्तर होगा बी। यात्रावृत्त और यात्रावृत्त लेखक की दृष्टि से विकल्प बी अरे यायावर रहेगा याद डॉक्टर रघुवंश गलत है, जबकि अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। अन्य यात्रावृत्त और यात्रावृत्त लेखक निम्नवत हैं। मेरे चैनल पर अभी रिसेंटली मैंने सभी यात्रावृत्त लेखक और उनकी रचनाओं को डाला हुआ है, आप लोग एक बार जरूर देखिए। नागरी यात्रावृत्त लेखक और लेखक इस प्रकार हैं। ज्योतिपुंज हिमालय डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का, बद्रीनाथ की ओर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। 63वां प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा काशी का की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1983 को, 15 अगस्त 1898 को, 31 जुलाई 1937 को या 10 जून 1896 को। इसका उत्तर होगा ए नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई थी। इसके संस्थापकों में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह आते हैं। 2 मार्च 1898 को मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 17 व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर अटॉर्नी मैकडॉनल्ड को कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस सौंप दिया। नागरी प्रचारणी सभा और महामना के नेतृत्व में चले इस आंदोलन में पश्चिमोत्तर प्रांत में कचहरियों और प्राइमरी स्कूलों में हिंदी भाषा के लिए द्वार खोल दिए गए।
तो ये 63 प्रश्न हो चुके हैं। इससे आगे के 64वें प्रश्न से मैं अगले भाग में बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।